नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इतिहास से संबंधित जानकारियों को लेकर के आपके बीच आया हूं। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य के पतन का अध्ययन कर रहे थे। मुगल साम्राज्य के पतन में हम लोगों ने 5 भागों में वीडियो को बांटकर हम लोगों ने अध्ययन किया है और ये मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित 6ठा वीडियो है। अक्सर आपने देखा होगा कि मुगल साम्राज्य के पतन को एक ही वीडियो में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हम मुगल साम्राज्य के पतन को कई अलग अलग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अध्ययन करा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है ताकि आपको ऐसी जानकारी प्राप्त हो जो केवल पीटी में ही नहीं बल्कि पीटी के साथ साथ मेंस में भी काम दे। बीपीएससी के पीटी के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और मुख्य परीक्षाओं में भी ये जानकारियाँ आपको काम देगा। याद रखेंगे, सतही नॉलेज से कुछ होने वाला नहीं है। तो यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको डीप नॉलेज का अध्ययन करना होगा। हम लोग आज मुगल साम्राज्य के पतन के 6ठे वीडियो में यानी भाग 6 में मुहम्मद शाह के कार्यकाल में अध्ययन करने वाले हैं। इनके कार्यकाल में होने वाली सभी प्रमुख घटनाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे। और मुहम्मद शाह आप देख सकते हैं कि जहान शाह के पुत्र थे। जहान शाह कौन थे जी? बहादुर शाह के पुत्र थे। तो औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह। अब बहादुर शाह के पुत्र जहांदार शाह, जहान शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान। रफ़ी उस शान के पुत्र रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दर्जात मुगल शासक रह चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। उससे पहले फर्रुखसी और अजीम उस शान के जो पुत्र थे वो भी मुगल शासक रह चुके हैं। हम लोगों ने उसके पहले वाले वीडियो में देखा था। उसके पहले हम लोगों ने देखा था कि खुद जहांदार शाह यानी कि बहादुर शाह के पुत्र वो भी मुगल शासक रह चुके हैं। लेकिन जहान शाह के खानदान से यानी कि जहान शाह या इनके पुत्र पौत्र में अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कोई मुगल शासक नहीं था। तो जहान शाह के पुत्र मुहम्मद शाह मुगल शासक बनते हैं। किसके मदद से? तो ये भी बनते हैं सैयद बंधुओं के मदद से ही मुगल शासक बनते हैं। तो जहान शाह जो जहान शाह के पुत्र यानी कि मुहम्मद शाह मुगल शासक बनते हैं। तो ये कब मुगल शासक बनते हैं? 1719 ईस्वी में। और आप डेट अगर नोट करना चाहेंगे तो आप डेट नोट कर सकते हैं। 19 सितंबर 1719 ईस्वी को रफ़ी उद दौला के मृत्यु के बाद मुहम्मद शाह का कार्यकाल प्रारंभ होता है। मुहम्मद शाह मुगल शासक बनते हैं और इनको भी सैयद बंधुओं के द्वारा ही मुगल बादशाह मुगल सम्राट बनाया जाता है। तो आप तिथि नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर 19 सितंबर 1719 ईस्वी। अब हम लोग देखते हैं कि अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन शैली के कारण इन्हें रंगीला कहा गया। जो जहान शाह के पुत्र मुहम्मद शाह थे, जो रफ़ी उद दौला के मृत्यु जो पेचिश के कारण हो गई थी, तो उसके बाद सैयद बंधुओं ने इनको मुगल बादशाह बनाया था। तो ये रंगीला कहे गए। रंगीला क्यों कहे गए? क्योंकि अत्यधिक विलासितापूर्ण मतलब कि अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन शैली के कारण इनको रंगीला कहा गया। ये अपने में मग्न रहते थे तो इनको रंगीला कहा गया। 1720 ईस्वी में जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। तो मुहम्मद शाह ने जजिया कर को पूर्णतः 1720 ईस्वी में समाप्त कर दिया। इसके पहले हम लोगों ने जहांदार शाह के कार्यकाल में पढ़े थे कि जहांदार शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो जहांदार शाह जजिया कर को समाप्त किए थे, लेकिन जब भी पूर्णतः बात आ जाए, प्रश्न में पूर्णतः जजिया कर समाप्त कर देने का मेंशन कर दे, तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि जजिया कर को पूर्ण रूप से यानी कि पूर्णतः समाप्त कर देने वाले मुगल शासक कौन थे? मुहम्मद शाह थे 1720 ईस्वी में। तो ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा मुहम्मद शाह के काल में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की नींव डाली। जब संपूर्ण भारत में मुगलों का शासन चल रहा था, मुगल शासक मुहम्मद शाह हुआ करते थे, तो उस समय मुहम्मद शाह के काल में ही निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में आसफ जाही वंश की नींव डाली और हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो भी निजामुल मुल्क को ही जाता है। निजामुल मुल्क के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं।
तो हम लोग देखते हैं कि निजामुल मुल्क कौन थे। निजामुल मुल्क का पूरा नाम मीर कमर उद-दीन खान सिद्दीकी था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा नाम है, मीर कमर उद-दीन खान सिद्दीकी। लेकिन इतने बड़े नाम का मेंशन इतिहास के विषय में या इतिहास के क्वेश्चन में नहीं होता है। ऐसे आपको बता दें कि अधिकांश मुगल शासकों के पूर्ण नाम पर जब हम लोग विचार करेंगे तो पाएंगे कि उनका नाम काफ़ी लंबा लंबा है। तो उतना लंबा लंबा नाम इतिहास में नहीं आता है। इस इतिहास से संबंधित क्वेश्चन में उतने बड़े नाम का मेंशन नहीं होता है। उसका एक कोई उपाधि या संक्षिप्त फॉर्म जो होता है उसी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। चिनकिलिच खा, औरंगजेब के द्वारा निजामुल मुल्क को उपाधि दिया गया था चिनकिलिच खा। निजामुल मुल्क, ये निजामुल मुल्क फर्रुखसियर के द्वारा इनको उपाधि दिया गया था। और आसफ जा, ये मोहम्मद शाह के द्वारा इनको उपाधि दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि मीर कमर उद-दीन खान सिद्दीकी पूरा नाम हुआ। चिनकिलिच खा औरंगजेब के द्वारा उपाधि दिया गया था। निजामुल मुल्क ये फर्रुखसियर के द्वारा उपाधि दिया गया था। आसफ जा ये मोहम्मद शाह के द्वारा उपाधि दिया गया था। इसके अलावा भी इनको उपाधि प्राप्त हुआ था जो अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि निजामुल मुल्क जो थे ये हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किए थे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। दक्कन इत्यादि का सूबेदार भी बने थे। तो निजामुल मुल्क के बारे में हम लोग अभी अध्ययन नहीं न कर रहे हैं। अभी हम लोग तो मुगल साम्राज्य के पतन यानी कि मोहम्मद शाह के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो ये निजामुल मुल्क का जिक्र हो गया, इसलिए इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम आपको दे दिए। बाकी निजामुल मुल्क के बारे में जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पढ़ना होगा तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया कि मोहम्मद शाह के काल में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की नींव डाली। इसी के काल में अवध, बंगाल, भरतपुर, मथुरा, बिहार और उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। तो आप देख रहे हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार से होते जा रहा है। जितने भी मुगल शासक औरंगजेब के बाद हुए वो कमज़ोर ही सिद्ध हुए और धीरे 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 ये लोग अपना अस्तित्व खोते गए। भारत पर इनका प्रभाव कम होते गया और मुगल साम्राज्य का पतन होते गया है। तो देख सकते हैं आप, अवध, बंगाल, भरतपुर, मथुरा, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य इन्हीं के काल में स्वतंत्र हो गए। मतलब कि यहाँ के जो देसी रियासत के या छोटे छोटे राज्य या सूबे के जो राजा महाराजा हुआ करते थे राजतंत्र में, वो अपना राज धीरे धीरे शुरू कर दिए। जो किसी समय में वो लोग क्या हो गए थे, मुगलों के अधीन हो गए थे, मुगलों के प्रभाव में दब गए थे। मुगल उन पर प्रभाव अपना जमा लिए थे, तो वो धीरे धीरे क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। अधिकांश राजपूताना क्षेत्र भी इसी के काल में स्वतंत्र हुआ। राजपूतों का जो भी क्षेत्र था गुजरात में, राजस्थान में या जहाँ भी, तो सभी राज्य छोटे छोटे जो भी राजपूतों के राज्य थे, अधिकांश राजपूतों के राज्य इन्हीं के काल में स्वतंत्र हो गया। तो अब रंगीला है, अपने काल में मस्त हैं, जनता से, राज से, शासन से, साम्राज्य को ताकतवर बनाने से कोई मतलब ही नहीं है। तो रंगीलापन अपना दिखा रहे थे, इधर साम्राज्य खोखला होते जा रहा था। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में इसी के काल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो ये नादिर शाह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक में नहीं, मुगल साम्राज्य के पतन में नहीं, आगे कभी पढ़ेंगे तो वहाँ पर जिक्र करेंगे। नादिर शाह फारस शासक था। नादिर शाह कहाँ का शासक था जी, फारस का शासक था। और 1739 ईस्वी में ये दिल्ली पर आक्रमण किया था और उसके बाद से करनाल का युद्ध होता है। 1739 ईस्वी में ही करनाल का युद्ध होता है। करनाल के युद्ध का जिक्र हम आपको करेंगे। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका नोट्स बना करके आसानी से इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कर देता है तो नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण के पश्चात करनाल का युद्ध होता है। और करनाल के युद्ध में क्या क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ।
और दूसरी बड़ी बात यह कि करनाल का युद्ध मात्र 3 घंटे तक चला था। अब हम लोग जानते हैं कि करनाल का युद्ध होता क्यों है। करनाल का युद्ध इसलिए होता है क्योंकि जो फारस शासक नादिर शाह था वो दिल्ली पर आक्रमण करता है। जब दिल्ली पर आक्रमण करता है तो उस समय दिल्ली में मुगलों के गद्दी पर मोहम्मद शाह बैठे थे मुगल शासक के रूप में, और पूरे भारत में अधिकांश क्षेत्रों पर मुगलों का ही अधिकार यानी मुगलों का ही शासन चलता था। भारत में कई छोटे छोटे ऐसे भी सूबे राज्य थे जहां पर मुगलों के अलावा किसी अन्य के अधिकार में वहां पर शासन होता था, लेकिन मुगलों का प्रभाव था, पूरे भारत में ही मुगल का प्रभाव था। तो मुगल शासक मोहम्मद शाह नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण से घबरा जाते हैं और घबरा करके अपने 80,000 सैनिकों को लेकर के और अपने शासन के प्रमुख व्यक्तित्व को लेकर के, जैसे निजामुल मुल्क को लेकर के, कमरुद्दीन को लेकर, खाने दौरान को लेकर, मतलब कि वजीर सूबेदार इन सब लोगों को लेकर के, और वो निजामुल मुल्क के नेतृत्व में नादिर शाह को टक्कर देने चल देते हैं। नादिर शाह को टक्कर देने, नादिर शाह के आक्रमण का टक्कर देने। तो जब नादिर शाह के आक्रमण का टक्कर देने जाते हैं तो वहां पर 3 घंटे युद्ध होता है और उस युद्ध में खाने दौरान की मृत्यु हो जाती है। जब खाने दौरान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद से निजामुल मुल्क के मध्यस्थता से, इनके कंप्रोमाइज करने से मोहम्मद शाह जो मुगल शासक थे और नादिर शाह जो फारस शासक थे, उनके बीच एक समझौता हो जाता है। मुगल शासक मोहम्मद शाह और फारस शासक नादिर शाह के बीच समझौता किसके द्वारा करवाया जाता है? निजामुल मुल्क के द्वारा कराया जाता है, और वही 3 घंटे के बाद वो युद्ध रुक जाता है। अब हम लोग देखते हैं नादिर शाह धन लूटने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह मुगलों के जैसा भारत पर शासन करने के उद्देश्य से, राज्य करने के उद्देश्य से आक्रमण नहीं किया था। भारत से धन लूटकर और अपने यहां ले जाने के उद्देश्य से वो भारत पर आक्रमण किया था। वह भारत से तख्ते कोहिनूर इत्यादि को लूट कर लेकर गया। तो नादिर शाह भारत से तख्ता कोहिनूर इत्यादि को लूट कर लेकर के गया था। और अब हम लोग देख सकते हैं कि नादिर शाह अवध के नवाब सआदत खां के उकसाने पर ही भारत आया था। उस समय जो अवध के नवाब थे उनका नाम था सआदत खां, और सआदत खां ने ही नादिर शाह को भारत आने के लिए उकसाया था कि भारत में आइए और दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा धन मिलेगा, दिल्ली में बहुत ज़्यादा धन है, उसको लूट करके आप बहुत अधिक धन दौलत वाले व्यक्ति बन सकते हैं। तो ये किसके द्वारा किया गया था? उकसाने का काम सआदत खां के द्वारा। लेकिन ध्यान दीजिए, उसने मतलब कि नादिर शाह ने सआदत खां से भी धन मांगने का दबाव दिया। सआदत खां ही बुलाए दिल्ली, यही उकसाए कि आइए दिल्ली को लूट कर लेके जाइए, और सआदत खां पर ही नादिर शाह दबाव डाला कि तुम धन दो, नहीं तो तुम्हारी भी कत्ल होगी। और जिसके कारण दबाव में आकर, प्रेशर में आकर, मानसिक रूप से परेशान होकर सआदत खां विष खाकर अपना जान दे दिया, मतलब कि खुद आत्महत्या कर लिया, विष अर्थात जहर पी करके। तो सआदत खां खुद नादिर शाह को बुलाए भारत को लुटवाने के लिए, यानी कि दिल्ली को लुटवाने के लिए, या मुगल साम्राज्य को लुटवाने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि भारत पर तो प्रभाव मुगलों का ही था, और खुद भी गए। अब देख सकते हैं आप, मोहम्मद शाह के काल में ही बाजीराव प्रथम, बाजीराव मस्तानी नहीं, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम जो थे मराठों का शासक थे, मराठा शासक, मराठा साम्राज्य का शासक। मराठा साम्राज्य के उत्थान के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, अलग से अलग के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो बाजीराव प्रथम थे, इनके नेतृत्व में 500 मराठा, मात्र 500, सिर्फ 500 मराठा घुड़सवार दिल्ली पर चढ़ाए थे।
और मुगलों को कड़ाड़ी जवाब दिए थे। मुगल इसके बाद हताश भी हो गए थे। तो ये रहा मोहम्मद शाह के कार्यकाल में होने वाली प्रमुख घटना। एक बार फिर हम आपको बता दें कि जो करनाल का युद्ध हम लोग देखें 24 फरवरी 1739 को होता है, मात्र 3 घंटे का होता है। नादिर शाह जो फारस के शासक थे और मोहम्मद शाह जो भारत में मुगल शासक थे, इन दोनों के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में निजामुल के द्वारा समझौता करवा दिया जाता है और इसका पूर्ण विवरण, पूरे डिटेल में अध्ययन हम लोग करेंगे अलग से करनाल के युद्ध एक टॉपिक बना करके, क्योंकि इससे मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न होने की संभावना होती है। तो काफ़ी बारीकी से, काफ़ी डिटेल में हम लोग करनाल के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि अभी भी करनाल के युद्ध में बहुत सारी जानकारी हम आपको दे चुके हैं, तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं, इसको क्रमबद्ध तरीके से याद कर सकते हैं। या आपको अलग अलग प्रकार के कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, जैसे बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, बीपीएससी मेंस, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, सीडीपीओ, इन सब में मदद करेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और आप सबसे विनती है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, विद्यार्थियों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो से लाभ मिले। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।